1814 से 1816 तक चला एंग्लो नेपाली युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल साम्राज्य के बीच एक निर्णायक संघर्ष था। आमतौर पर गोरखा युद्ध या गोरखा युद्ध के रूप में जाना जाने वाला यह ऐतिहासिक प्रकरण क्षेत्रीय विवादों और व्यापार तनाव की पृष्ठभूमि में सामने आया। इसके मूल में यह संघर्ष राजा पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में गोरखा साम्राज्य द्वारा अपनाई गई विस्तारवादी नीतियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिमालयी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों से उत्पन्न हुआ था। इस झड़प ने क्षेत्र की भू राजनीतिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और दोनों देशों के ऐतिहासिक आख्यानों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। युद्ध नवंबर 1814 में शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने नेपाल पर आक्रमण शुरू कर दिया। संघर्ष के प्रारंभिक चरण में गोरखाओं का प्रतिरोध देखा गया, लेकिन जैसे ही सर डेविड ओचटरलोनी और सर रोलो गिलेस्पी जैसे उल्लेखनीय जनरलों की कमान के तहत अंग्रेजों को मजबूती मिली, सैन्य संतुलन बदल गया। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर के साथ निर्णायक मोड़ आया, जिससे युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। संधि ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परिवर्तन लाए। नेपाल ने वर्तमान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तराई क्षेत्र के कुछ हिस्सों सहित कई क्षेत्रों को ब्रिटिशों को सौंप दिया। एंग्लो नेपाली युद्ध के परिणाम ने न केवल सीमाओं को फिर से परिभाषित किया, बल्कि गोरखा सैनिकों की विरासत को भी आकार दिया, जिन्होंने आगे चलकर भारत और ब्रिटेन दोनों के सैन्य बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंग्लो नेपाली युद्ध का तात्कालिक कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा साम्राज्य के बीच विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का टकराव था। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी साम्राज्यवादी गतिविधियों से प्रेरित होकर हिमालय क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। विवाद में विशिष्ट क्षेत्रों में वे क्षेत्र शामिल हैं जो अब उत्तरी भारत और नेपाल का हिस्सा हैं। कंपनी के रणनीतिक हित और एक स्थिर व्यापार मार्ग को सुरक्षित करने की इच्छा इसकी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कारक थे। समवर्ती रूप से राजा पृथ्वी नारायण शाह जैसे महत्वाकांक्षी नेताओं द्वारा शासित गोरखा उसी क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने और मजबूत करने के लिए समान रूप से दृढ़ थे। गोरखा, जिन्हें गोरखा के नाम से भी जाना जाता है, अपने शासक राजाओं के नेतृत्व में एक दुर्जय शक्ति थे। विशेष रूप से राजा पृथ्वी नारायण शाह का एक एकीकृत और शक्तिशाली गोरखा राज्य बनाने का सपना था। इस दृष्टिकोण में उन क्षेत्रों को शामिल करना शामिल था जो ऐतिहासिक रूप से गोरखा साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में थे। इन विस्तारवादी दृष्टिकोणों के टकराव ने अनसुलझे क्षेत्रीय विवादों और व्यापार मुद्दों के साथ मिलकर 1814 में शत्रुता के फैलने के लिए मंच तैयार किया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा साम्राज्य रणनीतिक हिमालयी क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए एक जटिल संघर्ष में उलझ गए। संघर्ष के तात्कालिक कारण भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और प्रभुत्व की तलाश में गहराई से निहित थे, जो 19वीं शताब्दी में शाही प्रतिस्पर्धा के व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ को दर्शाते हैं। एंग्लो नेपाली युद्ध आधिकारिक तौर पर नवंबर 1814 में शुरू हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेपाल साम्राज्य पर सैन्य आक्रमण शुरू करने के रणनीतिक निर्णय से चिन्हित था। इसने एक लंबे संघर्ष की शुरुआत को चिन्हित किया जो अगले 2 वर्षों में सामने आया। युद्ध के प्रारंभिक चरण में दोनों पक्षों को चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। न तो ब्रिटिश और न ही गोरखाओं को निर्णायक जीत हासिल हुई। हिमालय क्षेत्र के उबड़ खाबड़ इलाके और गोरखा सेनाओं के लचीलेपन ने ब्रिटिश सेना के लिए विकट बाधाएं प्रस्तुत की। प्रारंभिक गतिरोध के बावजूद सर डेविड ओक्टलनी जैसे उल्लेखनीय जनरलों के नेतृत्व में अंग्रेजों ने अपनी रणनीतियों और रणनीति को अपनाना शुरू कर दिया। ओक्टरलोनी के व्यावहारिक दृष्टिकोण ने कठिन हिमालयी इलाके की उनकी समझ के साथ मिलकर संघर्ष के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, सर रोलो गिलेस्पी ने कमान संभाली, जिससे ब्रिटिश सेना में एक नया जोश आया। गिलेस्पी के नेतृत्व ने सुदृढ़ीकरण और बेहतर सैन्य समर्थन के साथ अंग्रेजों को बाद के अभियानों में धीरे धीरे बढ़त हासिल करने की अनुमति दी।
संघर्ष में निर्णायक मोड़ तब आया जब ब्रिटिश सेनाओं ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता और चुनौतीपूर्ण वातावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया। गोरखाओं को, जबकि वे अपनी उग्र लड़ाई की भावना के लिए जाने जाते थे, ब्रिटिश सेना की बढ़ती रणनीति का सामना करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। ब्रिटिश कमांडरों के रणनीतिक कौशल ने उनकी सेनाओं की वृद्धि के साथ मिलकर अंततः संतुलन को ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में झुका दिया। इसने गतिविधियों की एक श्रृंखला की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 1815 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे शत्रुता समाप्त हो गई और क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया गया। एंग्लो नेपाली युद्ध में निर्णायक मोड़ तब सामने आया जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए सैनिकों और अतिरिक्त संसाधनों के साथ अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया। जनशक्ति और रसद समर्थन के इस मिश्रण ने ब्रिटिश स्थिति को काफी मजबूत कर दिया, जिससे उन्हें गोरखा बलों पर निरंतर दबाव बनाए रखने की अनुमति मिली। अपनी दृढ़ता और दुर्जय पर्वतीय युद्ध रणनीति के लिए प्रसिद्ध गोरखाओं ने शुरू में जमकर विरोध किया, लेकिन संघर्ष की उभरती गतिशीलता ने धीरे धीरे अंग्रेजों का पक्ष लिया। लंबे समय तक संघर्ष को बनाए रखने में गोरखाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के साथ ब्रिटिश सेना की बढ़ी हुई क्षमताओं और अनुकूलन क्षमता ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में पलड़ा झुका दिया। जैसे जैसे सैन्य संतुलन बदला, गोरखाओं के लिए ब्रिटिश सेना की बेहतर सैन्य शक्ति का सामना करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया। सर रोलो गिलेस्पी जैसी शख्सियतों के नेतृत्व में ब्रिटिश कमांडरों ने रणनीतिक कौशल और सामरिक लचीलेपन का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें पहाड़ी इलाकों से उत्पन्न होने वाली विकट चुनौतियों पर काबू पाने में मदद मिली। इन कारकों की परिणति के कारण गोरखा प्रतिरोध में गिरावट आई और शत्रुता को समाप्त करने के लिए बातचीत का मंच तैयार हुआ। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे औपचारिक रूप से एंग्लो नेपाली युद्ध का समापन हुआ। यह संधि क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परिवर्तन हुए। संधि की शर्तों के अनुसार नेपाल ने कई क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए, जिनमें वर्तमान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तराई क्षेत्र के कुछ हिस्से शामिल थे। सीमाओं के इस पुनर्निर्धारण ने भू राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल साम्राज्य के बीच संबंधों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिसने हिमालय क्षेत्र के इतिहास में एक नए अध्याय के लिए मंच तैयार किया। एंग्लो नेपाली युद्ध के परिणाम सुगौली की संधि में उल्लिखित तत्काल क्षेत्रीय परिवर्तनों से परे भी प्रतिबिंबित हुए। युद्ध ने क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच की सीमाओं को इस तरह से नया आकार दिया जो आज तक कायम है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय मानचित्र में किए गए समायोजन ने एक नई व्यवस्था स्थापित की, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रणनीतिक हितों और गोरखा साम्राज्य की कमजोर स्थिति को दर्शाती है। सीमाओं के इस पुनर्निर्धारण ने एक अधिक परिभाषित और स्थिर राजनीतिक परिदृश्य की नींव रखी, जिसने दोनों देशों के बाद के प्रक्षेप पथों को प्रभावित किया। युद्ध की स्थायी विरासतों में से एक गोरखा सैनिकों की प्रतिष्ठा की स्थापना है। संघर्ष के दौरान गोरखाओं द्वारा प्रदर्शित बहादुरी, वफादारी और दृढ़ता ने ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठान पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी मार्शल क्षमता को पहचानते हुए अंग्रेजों ने गोरखा रेजिमेंट को ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल कर लिया। गोरखा सैनिक अपनी असाधारण सेवा और समर्पण के लिए प्रसिद्ध हो गए, युद्ध के मैदान और उससे परे सम्मान अर्जित किया। इन वर्षों में गोरखा ब्रिटिश और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों का एक अभिन्न और प्रतिष्ठित हिस्सा बन गए, जो विश्व स्तर पर विभिन्न संघर्षों और शांति मिशनों में सेवा दे रहे थे। भारत और ब्रिटेन के सैन्य बलों में गोरखा सैनिकों के एकीकरण ने न केवल सैन्य इतिहास में उनकी जगह मजबूत की, बल्कि गोरखाओं और उन देशों के बीच एक अद्वितीय बंधन को भी बढ़ावा दिया, जिनकी उन्होंने सेवा की थी। कुशल और समर्पित सैनिकों के रूप में गोरखाओं की स्थायी विरासत नेपाल और उन देशों के सैन्य और सांस्कृतिक ताने बाने पर एंग्लो नेपाली युद्ध के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है, जो इन उल्लेखनीय योद्धाओं के योगदान से लाभान्वित हुए हैं।